स्वागत है नीरज भाई आपका। नई किताब के लिए बहुत बधाई आपको। ये सामने मेरे हाथ में हिंदी कहानी वाया आलोचना आपकी किताब है, और आपने 20वीं सदी के अंत में हिंदी कहानी का बदलता परिदृश्य और आलोचना के रंग विश्वरंग में मान लीजिए जैसी किताबें लिखी हैं। यानी आप अकेले हिंदी के पूरे कथा परिदृश्य को समझने का गंभीर आलोचनात्मक प्रयास कर रहे थे, तो उसमें क्या कमी रह गई कि आपको एक मतलब कहानी पर एक किताब संपादित करने की जरूरत आन पड़ी जिसमें ढेर सारे आलोचक हैं? ऐसा क्यों? जी, पहले आपने बधाई दी, उसके लिए धन्यवाद। जैसा आप पूछ रहे हैं कि जब हम आलोचनाएं लिख रहे थे तो संपादन की क्यों ज़रूरत पड़ी, तो एक संस्कृत की उक्ति याद आ रही है कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना। तो पहले जब ये योजना हमने बनाई कि 20वीं शताब्दी की ऐसी प्रतिनिधि कहानियाँ चुनी जाएं कि उन पर एक अलग अलग आलोचना हो पूर्ण, ऐसी किताब की कमी दिख रही थी। एक चूँकि अध्यापन के पेशे से हैं और आलोचना में भी कुछ काम किया था, तो हमें लगा कि विद्यार्थियों को भी ऐसी किताब की ज़रूरत है और साहित्य के अध्येताओं को और रुचि रखने वालों को भी, कि आलोचना की बहुत सी किताबों के बीच अलग अलग कहानियों पर पूरी एक मुकम्मल लेख हो आलोचना। तो पहले तो हमने कहानियों का चयन किया और सोचा कि इस पर थोड़ा समय लेंगे लेकिन हम खुद लिखेंगे, लेकिन ये कार्य बहुत बड़ा और विस्तृत लगा हमें, और ये भी लगा कि अगर हम स्वयं लिखेंगे तो उसमें एक रूपता बन जाएगी, हमारी अपनी दृष्टि ही होगी हर कहानी पर। लेकिन जब हमने आलोचकों से बात की, करीब 45 लेखक हैं इसमें मेरे सहित, तो सबने अपनी पसंद से कहानी चुनी और उनका उस कहानी के बारे में अपना विचार है। इसलिए जो 70 कहानियाँ इसमें हैं, जिन पर लेख हैं 70, उसमें लेखक 45 है। मतलब किसी ने 2 पर लिखा, किसी ने 1 पर लिखा, किसी ने 3 पर भी लिखा है। तो उसमें एक विविधता आई है आलोचना की, और अगर मैं स्वयं लिखता, भले ही समय लेता, तो शायद ऐसा ना होता। नीरज भाई, किताब भले संपादित है जी, लेकिन इसके भूमिका तकरीबन आपने पुस्तकाकार ही लिखी है। 45-50 पेज की भूमिका है, और शायद बनारस वाले लंबी भूमिका लिखते भी हैं शुक्ल जी की परंपरा में देखें तो। ये बताइए कि भूमिका जो आपने लिखी है उसमें कि हिंदी की पहली कहानी जो कि अभी भी अनिर्णित ही है, आपने भी माना है, जी, से लेकर के आज तक मैंने कालखंड वाइज आपने लिखा है कि प्रेमचंदोत्तर कहानी में क्या रहा, नई कहानी में क्या रहा, साठोत्तरी में क्या रहा, आज तक आए हैं आप खुद आलोचक हैं और आपसे बाद की पीढ़ी के भी आलोचक इस किताब में हैं। एक हम लोगों की पीढ़ी है, उसके बाद वाली पीढ़ी है। आपको क्योंकि पढ़ा ही होगा आपने, जब आलेख लिखवाए हैं, शामिल किया, तो क्या अंतर समझ में आया कथा आलोचना में? जो नई पीढ़ी है वो किस तरह से मैंने कहानियों को देख रही है, उसकी दृष्टि हम लोगों से क्या कुछ अलग है या किस तरह से बदली है? देखिए, इसमें जो हमारा अनुभव है, चूँकि इसमें जो कहानियाँ हैं आलोचना के लिए वो 20वीं शताब्दी के अंदर हैं, 2000 तक की कहानियाँ हैं, और जो आलोचक हैं वह में वो अगर आप नाम देखें तो नामवर सिंह से और बिल्कुल नए दिव्यानंद जैसे बिल्कुल बहुत नए लेखक लोग शामिल हैं उसमें। तो अब ये ऐसा नहीं है कि नया आलोचक है तो उसने किस कहानी पर लिखा है। तो नया आलोचक जो शेखर जोशी की कहानी पर लिख रहा है, तो 2 कहानियां शेखर जी की। हाँ, तो वो जो है अपनी परंपरा को कैसे देखता है, उसका नज़रिया क्या है, मतलब अब तक जो विचार हुआ उस कहानी पर जिस तरह से, उसमें एक नया एंगल का है। जैसे हमने नाम लिया, हमें फिलहाल याद आ रहा है उदाहरण दिव्यानंद का ही। तो दिव्यानंद जब शेखर जोशी की कहानी पर विचार करते हैं, तो वो जो एक प्रेम कहानी के रूप में अभी तक बात हो रही थी उस पर, वो एक दूसरा पहलू सामने लाते हैं। एक नज़र है जो इसको पहाड़ी जीवन से जोड़ते हैं, वो जो मतलब पहाड़ से ही ऐसी क्या बात थी जो सेना में या सैनिक ज़्यादा वहाँ से हुए, एक कारण उसका नया खोलते हैं वो। तो इस तरह से एक आलोचना दृष्टि बदलती है और नई पीढ़ी अपने अलग ढंग से सोच रही है।
और पुराने आलोचक भी हैं, पहले के जो आलोचक हैं वो लिख रहे थे, तो उन्होंने जब नई पीढ़ी की कहानी पर लिखा है किसी ने, तो आज के समकालीन समय को जो उनकी दृष्टि उसके पहले से निर्मित हुई है, आज में क्या बदलाव आया है, तो वो भी एक नया अनुभव सामने आता है। नीरज भाई, इस किताब में जी। वैसे पहले तो हम लोग इस बात के लिए आश्वस्त हो लें कि इसका सीक्वल भी आएगा, मतलब अगला पार्ट भी आएगा, क्योंकि 2000 तक की ही कहानियाँ कैलाश वनवासी पे आके रुक गई है। अब कुणाल सिंह, चंदन, मनोज, राकेश से पूरी युवा पीढ़ी जो थी वो इस किताब में नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि आएगी। लेकिन इसमें आपने लंबी कहानियों को पर अलग से मैंने फोकस किया है, उस पर आपने भूमिका में भी लिखा है, और अखिलेश की लंबी कहानी है, प्रेमवत की, मतलब चर्चा की है। आप ये बताइए कि लंबी कहानियों के उभार को, ठीक, पहले की जो पारंपरिक कहानियाँ थी, जैसे वन सिटिंग की, फिर उसके बाद थोड़ा लंबा हुआ अज्ञे वगैरह के यहाँ के, निर्मल वर्मा के यहाँ तो लंबी कहानियाँ, लेकिन बाद में मतलब एक बड़ी संख्या में लंबी कहानियाँ आती हैं, ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या मतलब ये है कि कहानी का पुराना स्ट्रक्चर छोटा पड़ रहा था, या लोग उपन्यास नहीं लिखना चाहते तो बीच में कोई एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा क्यों रहा? मतलब लंबी कहानियों को उभार का कारण आपको क्या समझ में आया इसमें? हाँ, ये बात आपने, उसमें हमने लिखा भी है, जो मेरी समझ है इस बारे में, कि लंबी कहानियाँ पहले लिखी जा रही थी। जैसे आपने उदाहरण लिया, उसमें अगर आप रेणु की तीसरी कसम का भी नाम जोड़ दें तो वो भी आकार में लंबी ही कहानी है। लेकिन इधर जो लंबी कहानियाँ आई हैं, अखिलेश की या उदय प्रकाश की, संजीव की, और इधर की नई पीढ़ी मनोज रुपड़ा वगैरह, इन सब की जो लंबी कहानियाँ हैं, उनमें जो बदलते यथार्थ, यानी आप कहानी में जो समय बदल रहा है उसको अगर समकालीन समय को 90 से माने, 90 का समय, 90 का दशक एक बदलाव का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं, प्रस्थान कह सकते हैं, और उसके साथ कहानी का स्ट्रक्चर या संरचना भी बदल रही है। कहानी में सूचनात्मक और यथार्थ के ब्यौरे बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि उसको थोड़ी दूसरी तरह से भी देखा गया कि इससे कहानीपन की क्षति हुई कहानियों में, लेकिन आकार के लंबे होने की वजह शायद ये भी थी। और अगर उसमें एक रचनात्मक धैर्य और दोनों का समावेश है तो आप उसको उदाहरण के रूप में उदय प्रकाश की कहानियों को ले सकते हैं। तो एक कहानी का जो पहले कॉन्सेप्ट था यथार्थ के प्रति या उसकी एक वस्तु संरचना के प्रति, वो एक एकाग्र होकर चलता था। मतलब कहानी का जो फॉर्म था प्रेमचंद के समय का या उसके थोड़े बाद का आप देखिए, तो वो जो यथार्थ की या वस्तु की जो एकाग्रता है, वो 90 के बाद की कहानियों में, जिसको हम आप समकालीन कहानी कहते हैं, इधर पूरी समय की, एक उन्मुक्त समय की, जिसको हमने उन्मुक्त कहानी कहने की कोशिश की है, उसमें उन्मुक्तता का अर्थ यही है कि वो बदलता हुआ यथार्थ उस तरह का एक एकाग्र नहीं है। आप किसी कहानी को सिर्फ एक पर्टिकुलर सीमित वस्तु की कहानी शायद कहने में संकोच करें, इसलिए उसमें एक औपन्यासिक कलेवर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और लंबी कहानी की संरचना इस तरह से बदल रही है। नहीं भाई, एक बात बताइए, भोपाल में हैं आप जी, क्योंकि आप हैं मूलतः मध्य प्रदेश के ही, ठीक, गए आप बनारस। कविता में जिस तरह से मतलब कई स्कूल हम लोग लक्षित कर लेते हैं कि कविता का ये भोपाल स्कूल की पोएट्री है, ये यहाँ की है, कहानी में क्या कोई ऐसा स्कूल आपको दिखता है? अगर एक दौर में इलाहाबाद को छोड़ा जाए, हालांकि वो भी उस तरह से स्कूल नहीं था कहानी का, लेकिन फिर भी क्या कोई कहानी में आपने इतना काम किया, मतलब पूरा 100 साल की कहानी पर, तो क्या समझते हैं इसको? मतलब देखिए, ऐसे शहर या स्थान से हमको स्कूल कहने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है कि हम इस तरह के शहर से जोड़कर कोई स्कूल की बात करें। हाँ, कहानी की परंपरा में जो एक एकेडमिक और आलोचकीय स्कूल बने हैं, जिनको आप प्रवृत्तियां कह सकते हैं, या अलग अलग दौर की एक लेखक को केंद्र में रखकर जो प्रवृत्तियां बनी, जैसे प्रेमचंद, तो आप प्रेमचंद को एक स्कूल कह सकते हैं, ठीक है ना। और जयशंकर प्रसाद को आप एक स्कूल कह सकते हैं। हाँ, बाद में फिर अज्ञे जैनेन्द्र का एक स्कूल है, तो यशपाल और अमृतलाल नागर वगैरह का
एक स्कूल कह सकते हैं। तो स्कूल कहने में थोड़ा सा कभी कभी हमको वो लगने लगता है कि हम उसको बिल्कुल सीमित कर रहे हैं, एक पाठशाला है बस वैसी ही कहानी निकल रही है। तो स्कूल होने का अर्थ मतलब अगर आज प्रेमचंद की चेतना पर कोई कहानी लिखी जा रही है तो वो प्रेमचंद की नकल थोड़ी है, मूल्य का विस्तार है। प्रेमचंद की चेतना का आज कैसे विस्तार हो रहा है हमारे समकालीन समय में आज की चुनौतियों के साथ। इसी से जुड़ा एक सवाल और है। बिल्कुल। आप देखेंगे मैंने कहानी का हिंदी साहित्य का इतिहास उठाइए तो आज़ादी के बाद आप देखेंगे कि महिलाएं मतलब गद्य विधा को अपनाती हैं, स्त्रियां मतलब कहानी में है, उपन्यास में है, कविता में उस तरह के नाम नहीं है, मतलब कुछ उंगली पे कुछ नाम छोड़ दिए जाए। जबकि इधर आप देखेंगे कि आज का दौर देखिए तो लगता है जैसे स्त्री कविता का मतलब बहुलता का दौर है, वो ज़्यादा लिखी जा रही है। क्या देखते हैं कि मतलब एक ज़माने में महिलाएं, खास करके आपने किताब रीड की है, कि उन्होंने कहानी को मतलब अपनी विधा के रूप में चुना उस दौर में, समकालीन समय में। हाँ देखिए सबकी अपनी पसंद का एक क्षेत्र है और रचना का अपना एक लोकतंत्र है और रचनाकार का भी अपना लोकतंत्र है कि वो किस मुद्दे पर लिखे और किस विधा में लिखे। तो अब अगर कहानी में ये आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उसमें स्पेस शायद उस तरह के विमर्श या अपनी लेखकी इच्छा को, प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के ज़्यादा अवसर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर विधा का एक अपना स्ट्रक्चर है। जिस तरह कविता कह सकती है उस तरह कहानी नहीं कह सकती और जिस तरह कहानी कहती है उस तरह से कविता नहीं कह सकती। तो विधाओं की आवाजाही और इसलिए कहानी का जो बदलता हुआ रूप है, उसका स्ट्रक्चर है, वो भी इसी तरह से बदला है। और स्त्री लेखन से और महिला लेखिकाओं के ज़्यादा आने से भी कहानी का एक विस्तार हुआ है। देखिए सामने विनोद तिवारी जी बैठे हुए हैं, संपादक हैं। आप ये बताइए कि इतने मैंने 45 आलोचकों से, ठीक है, आलेख लिखवाना आपके लिए कितना कठिन रहा, मतलब क्या अनुभव रहा कि यहाँ पूरे हिंदी समाज के लोग बैठे हुए हैं और आलोचक भी बैठे हुए हैं, उनके सामने एक संपादक से आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो बड़ा संकट में डाल रहे हैं। तो आपको बताना हम चाहेंगे कि जब ये योजना हमने शुरू की वो अब लगभग किताब के आने के समय तक 5 वर्ष हो गए, इसको 5 वर्ष लगा इसमें होने में। और उसकी एक वजह ये भी थी कि बहुत से लेख हमको समय पे नहीं मिल पाए थे, बहुत से लेखकों ने मना किया तो हमें दूसरों से आग्रह करना मतलब आप लोग ये मानिए संपादक कोई आलस्य नहीं करता, आलस्य लेखकों का रहा। हाँ, और फिर बीच में कोरोना भी आ गया, कोरोना भी आ तो सारी चीज़ें उसके साथ हुई। लेकिन ये है कि जिन लेखकों ने हमसे वादा किया था, आलोचकों ने थोड़ा समय लिया, लेकिन अंततः ज़्यादातर लोगों ने एक अच्छी किताब आपने दी। कम से कम मेरा मानना है कि कथा और कहानी पर उस किताब को अगर आपको अच्छी लग रही है तो उन सब 45 लेखकों का भी श्रेय है, जाहिर है, हमारा ही नहीं है। नहीं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जो लोग भी कहानी पर शोध करेंगे या काम करें उनके लिए बहुत अच्छी रेफरेंस बुक है, छात्रोपयोगी पुस्तक भी है, क्योंकि मतलब इकट्ठा इतनी सारी कहानियों पर मिल जाना। लेकिन जो भाई मतलब इसमें तो नहीं आया, लेकिन 2000 के बाद के कहानी पर या बाद के कहानीकारों पर क्या राय है आपकी? इतना तो मान लिया आपने करके रख दिया और बात को भी आपने समझा ही है। 2000 के बाद जिस तरह कहानियाँ लिखी जा रही हैं, तो हिंदी कहानी के बारे में, अब वर्तमान परिदृश्य के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब हाँ, इस तरह का काम एक अलग करने की योजना है आगे। हम जिसको अभी हम चर्चा में आपको समकालीन कह रहे थे, तो उसको हम अगर 90 के बाद से माने और 90 के बाद से नई सदी के इन 2 दशक लगभग जो बीत गए हैं इनको शामिल करें तो एक 30 वर्ष का चयन किया जा सकता है। जो इसमें नहीं है उसमें भूमिका में ही स्पष्ट है कि इसकी सीमा 2000 तक ही, और एक किताब की भी अपनी सीमा होती है कि उसको कितना बड़ा रखा जाए। तो फिलहाल अभी ये इतनी आई है और उसका अगला भाग ना कहिए, वो एक स्वतंत्र किताब होगी, उसमें वो सब लेखक आएंगे। और जहाँ तक आपने पूछा कि इधर तो जो हमने कोशिश की है उन पर लिखने की, जी,
वो आपने देखा ही होगा। नहीं मतलब नया क्या ला रहे हैं आप अब, मतलब कौन सी किताब स्वतंत्र लाएंगे? ये तो ठीक है कि मान लिया संपादित करेंगे, 4-5 साल लगेगा, लेकिन अगली किताब आपकी किस पर है? मतलब वो भी कहानी पर ही है या उपन्यासों पर क्यों नहीं जा रहे हैं? हाँ, उपन्यास पर एक अलग होगी। अलग होगी। हाँ, कहानी पर एक कहानी आलोचना पर होगी। नहीं भाई, आप बनारस में हैं, हाँ, ठीक? कविता मतलब जैसे वहाँ काशीनाथ सिंह हैं, ठीक, देवेंद्र है, बलराज पांडे हैं, ठीक, और आपके जस्ट बगल में इलाहाबाद है जहाँ से भी नए कथाकार निकल रहे हैं। तो एक बात बताइए कि जैसे एक पूरी पीढ़ी है जो कारपोरेट सेक्टर में है आज के दौर में, है ना, या मतलब उस तरह की नौकरियाँ करती हैं, और उसी बीच में यह भी चलता है कि गांव कस्बे के लोग भी मतलब छोटे छोटे जगहों पे भी लोग लिख रहे हैं कहानी पर। तो ये जो परिदृश्य देखते हैं, आपको क्या नहीं लगता कि जो लोग कारपोरेट कल्चर में हैं या उसमें ऑफिसेज में हैं, उनमें अभी अपने यहाँ की आलोचना करने का जो साहस नहीं आ पाया है? मतलब जैसे ऑफिस सिस्टम में आप जिसमें हैं, आप उस पर कहानी क्यों नहीं लिखते हैं? आप दुनिया पर तो लिखते हैं, मतलब एक आध चंदन की कहानी छोड़ दी जाए, चोट आई, एक आध इक्का दुक्का, ऐसी कोई कहानी है नहीं। आप युवाओं के बीच में सच कहने के साहस को या राजनीतिक सच कहने के साहस को किस जगह पाते हैं? उसका अभाव पाते हैं और अधिकता पाते हैं, क्या है उसका? नहीं, ऐसा कहानी के साक्ष्य से। गांव के परिदृश्य पर कहानी लिखने के लिए पूछ रहे हैं ना आप? हाँ, मतलब गांव पर लिखने लगते हैं और चीज, लेकिन आप जिस संस्था में या जिस कारपोरेट में, जिस स्ट्रक्चर में काम करते हैं, आप उसका क्रिटिक नहीं कर पाते हैं। अब देखिए, जो बात अभी हम पहले कह रहे थे, फिर घूम फिर वही आ गई कि कोई रचनाकार किस मुद्दे पर लिख रहा है, ये आप कह नहीं सकते ना उससे कि आप इस पे लिखिए। वो उसका अपना लोकतंत्र है। ये आलोचक का स्टेटमेंट है। वो ना आलोचक कह सकता है, ना एक पाठक कह सकता है। हाँ, एक ठीक है कि उसको अपने समय को, अपने यथार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए कि अब वो अपने समय का रचनाकार हो, और उसकी प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता क्या है ये हम कहकर तय नहीं कर सकते हैं, उसका अपना चुनाव है। अगर वो यथार्थवादी कहानी नहीं लिखता है, व्यक्तिवादी लिखे, प्रेम की लिखे, या राजनीति की लिखे, या कारपोरेट की लिखे, ये उसका मामला है। ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा गया है। अच्छा, लोग हैं जो लिखते ये तो कहानी बारे में हुआ। कथा आलोचना का क्या भविष्य देखते हैं आप? कहानी की आलोचना का? कथा आलोचना का भविष्य अच्छा ही है। अच्छा ही है। हाँ, क्योंकि अभी आप लोग लिख रहा है, लिखा जा रहा है तो अच्छा ही कहना चाहिए। नहीं भाई, एक अंतिम सवाल, हाँ, हाँ, 1 मिनट का, कि जैसे आपने इस पर बात की, हम लोग अमूमन क्या करते हैं, ये अच्छा हुआ कि बात करना शुरू करेंगे 90 के बाद दुनिया बहुत बदल गई, तो 90 के बाद से लेते हैं हम लोग बात करना, मतलब 30-32 साल के फ्रेम पर ही बात करते हैं, उससे पहले की चीज़ें छोड़ देते हैं। एक तरीके से कहीं ना कहीं जो है परंपरा से या तो हम लोग उस पर बात नहीं करते, असुविधा महसूस होती है। इस बीच में थोड़ा इतिहास पर उपन्यास लिखे जाने का और कहानियाँ लिखे जाने का ट्रेंड बढ़ा है, ठीक है? आप देखिए ना, इतिहास पर कई सारे उपन्यास आ गए, तिवारी बैठे हुए कुछ दिन पहले बोल रहे थे, उस पर कई सारी कहानियाँ आई हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? इतिहास की शरण में क्यों जा रहे हैं हम लोग? समकालीन दबाव या कुछ और? राजनीति का दबाव या कुछ और? ये अपनी समकालीनता को समझने का एक नया नज़रिया है। इतिहास से विच्छिन्न होकर नहीं चला जा सकता है, और जब तक लेखक का इतिहास बोध स्पष्ट नहीं होगा तो वो अपनी समकालीनता को कैसे समझेगा, उसको दिशा कैसे दे। टाइमिंग को जो हम 90 के बाद के बदलाव को कह रहे हैं, आज का टाइम 90 के बाद से एकदम थोड़ी बदल गया। ग्लोबलाइजेशन जो है, हाँ। अच्छा, आप राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं। तो जब आप सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल सीधा करिए ना, घुमाते क्यों हैं? तो वो तो दौर आप देख ही रहे हैं, और जब आप इशारे में कह रहे हैं तो आपको हमारी बात भी इशारे से ही समझना चाहिए कि जो एक हमारा समय है 2014 के बाद का, उसी को कह रहे हैं ना आप। तो वो हमारे पुनर्विचार के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है, ताकि नई पीढ़ी जो आज की समकालीन पीढ़ी है वो इतिहास बोध को समझे और अपने वर्तमान को भी ठीक से परख सके।